चौधरी साहब, जिस प्रकार से मुल्क भर में अभी दलितों का शोषण नहीं रुक रहा है आज़ादी के 73 साल के बावजूद भी, हाल ही में राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक दलित युवक की पीट करके हत्या कर दी गई। उधर दूसरी तरफ लखीमपुर खीरी में जिस प्रकार से जो मंत्री है उसके बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चला दी, मतलब आप क्या देख रहे हो एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते के मुल्क जो है वो जा किधर रहा है? देखिए, निश्चित रूप से ये जो भी घटनाएं हो रही हैं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं और कहीं ना कहीं ये इस बात का संकेत देती हैं कि भारत के संविधान का, संविधान में प्रदत्त प्रावधानों का, पुलिस व्यवस्था का, कानून का, न्यायपालिका का जो एक भय होना चाहिए, अपराधियों के मन से वो भय निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। हनुमानगढ़ में दलित बच्चे की हत्या, यानी हमारे SC ST समाज के बच्चे की जो हत्या की गई, हत्या तक पहुंचना, हत्या की सोचना, हत्या करना, ये इस बात का संकेत है कि लोगों के हौसले किस हद तक बढ़ते जा रहे हैं। काश भारत की सरकार ने, राज्य सरकारों ने अपनी जिम्मेदारियों को समझा होता। जिम्मेदारियों को समझते हुए जो एक आम आदमी को सुरक्षा की जिम्मेदारी देना राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है। सरकार में जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी में आता है कि भारत के आम नागरिक को भारत के संविधान में जो प्रावधान हैं उसके तहत उसको आज़ादी से रहने का, सम्मान से, स्वाभिमान से जीने का एक अवसर वो प्रदान करें। और मैं तो यह कहूँगा कि ये जो फेल्योर है निश्चित रूप से सरकारों का फेल्योर है। जो मानसिकता है इस बात से, क्योंकि मैं, जैसा आपने कहा कि एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, काफ़ी लंबे समय से सरकार की नौकरी में रहते हुए भी भारत के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के लिए, दूसरे पिछड़े वर्ग के समाज के लोगों के लिए अनेकों आंदोलन, इस देश की धरती पर अनेकों आंदोलन हुए। दिल्ली के रामला मैदान हो, चाहे पार्लियामेंट स्ट्रीट हो, चाहे जंतर मंतर हो, आप लोग साक्षी हैं कि आरक्षण विरोधी आदेशों को वापस कराने के लिए हम लोगों ने केवल आंदोलन नहीं किए, हम लोगों पे सरकार द्वारा मुकदमे भी दर्ज किए गए, हम लोगों को जेल भी भेजा गया और हमने 12-12 साल, 15-15 साल वो मुकदमे, कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ITO चौक का एक जाम, पुलिस अधिकारियों, पुलिस कर्मियों के और हमारे समाज के बीच हुई झड़प, इसी तरीके से अश्रु गैस के गोले जो छोड़े गए अपने पार्लियामेंट स्ट्रीट पर, 2 अप्रैल का भारत बंद, तालकटोरा स्टेडियम के अंदर अंतर्राष्ट्रीय दलित सम्मेलन, रामलाल मैदान की लाखों लोग रैलियाँ, इस बात का प्रमाण है कि हम लोगों ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को सरकार की नौकरी में रहते हुए निभाने का हर संभव प्रयास किया है। और साहब, आप तो एक सोशल एक्टिविस्ट है, गवर्नमेंट जॉब में हैं, तब भी आप इतना काम करो, लेकिन जो SC ST OBC माइनॉरिटी के जो सांसद हैं जो सदन में बैठे हैं, जब किसी SC ST OBC माइनॉरिटी पर कोई शोषण, कोई एट्रोसिटी होती है, क्यों, मतलब बोल क्यों नहीं पाते? क्या कारण है? सरकार भी कुछ नहीं कर रही है, सरकार भी जो मुलजिम है उनके साथ है, उधर जो हमारे सांसद है वो भी नहीं बोले, ऐसे में न्याय की उम्मीद करना क्या, मतलब कैसे मिलेगा लोगों को? देखिए, सांसदों की भूमिका मैं याद कराना चाहूँगा। 1999 अटल बिहारी वाजपेयी साहब भारत के उस समय प्रधानमंत्री थे, उनसे हमारी अक्सर बात होती थी। KR नारायण साहब उस समय भारत के राष्ट्रपति थे और संसद को 3 दिन इन्हीं लोकसभा सांसदों ने बंद रखा। जब आरक्षण का मुद्दा आया, 3 दिन तक भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री को बोलने तक की इजाज़त नहीं दी गई। संसद में बहुत हंगामा हुआ, संविधान में 3 संशोधन हुए, 81, 82 और 85, तब जा करके ये आरक्षण हमारे SC ST समाज का बच पाया। जैसा आपने कहा कि हमारे सांसद या हमारे विधायक हमारे विधानसभाओं में, सांसद हमारे भारत की संसद में जो सर्वोच्च सदन है, वहाँ वो 131 की संख्या में अगर चुनकर के आते हैं, 25% के आरक्षण के हिसाब से बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लोकसभा और विधानसभा में रिजर्वेशन का प्रावधान किया, तो मेरा उनसे हमेशा गुहार रहती है, मेरी हमेशा उनसे अपील रहती है कि साहब, आप पे समाज का कर्जा है, बाबा साहब अम्बेडकर का कर्जा है। आप 132 चुनकर नहीं आते, 131 इसलिए चुनकर आते हैं क्योंकि आप 25% के आरक्षण से आपको एक भी सीट फालतू नहीं दी जाती है और राज्यसभा में आप बिल्कुल नहीं आ पाते क्योंकि राज्यसभा में बाबा साहब अम्बेडकर की कलम नहीं चली, तो वहाँ रिजर्वेशन नहीं है, तो वहाँ पर 10 या 12 या 15 लोगों से कभी फालतू नहीं आते। जबकि वहाँ पर 250 का जो अपर हाउस है, अगर वहाँ पर भी 25% का रिजर्वेशन होता तो वहाँ भी करीब 60-62 लोगों को वहाँ पर नियम के हिसाब से वो भी राज्यसभा सांसद बनने का उनको मौका मिलता। लेकिन लोकसभा में हमारे लोग 25% के हिसाब से जो आते हैं वो रिजर्वेशन के माध्यम से आते हैं, बाबा साहब के आशीर्वाद से आते हैं। उन लोगों को चाहिए कि अपने समाज की आवाज़ को उठाएं और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करें। लेकिन मैं समाज से भी अपील करूंगा कि आप जब भी ऐसे अपने नुमाइंदों को चुनें तो कृपया करके आज समाज की भी जिम्मेदारी है कि उन लोगों का इतिहास तो देखें कि ये लोग
जैसे बहुत सारे लोग सरकार की नौकरी में 60 साल तक रहते हैं, 60 साल की नौकरी के बाद वो राजनीति में कूद जाते हैं, लेकिन 60 साल की नौकरी में रहते हुए समाज की किसी बैठक में नहीं आते। समाज का आंदोलन तो चलाना बहुत दूर की बात है, समाज की आवाज़ उठाना तो बहुत दूर की बात है, समाज की बैठकों तक में वो अपना भागीदारी नहीं करते। ऐसे लोग जब 60 साल पूरे करने के बाद वापस सरकार की नौकरी से आते हैं तो वो उम्मीद करते हैं कि उन्हें लोकसभा का सांसद बनाया जाए, मिनिस्टर बनाया जाए। और सरकार भी प्राय मैंने देखा कि ऐसी गलतियां करती हैं। सरकारों को भी ये चाहिए कि ऐसे लोग जो वास्तव में समाज की चॉइस हों, समाज के बीच में जाते हों, समाज में लोकप्रिय हों, समाज के लिए काम कर रहे हों। इवन अगर कुछ सरकारी अधिकारी कर्मचारी भी नौकरी के बाद में अपने समाज की सेवा करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, तो उन लोगों को भी मौका दिया जाना चाहिए। और निश्चित रूप से जिम्मेदारी समाज के ऊपर मैं डालना चाहूँगा कि समाज अगर चाहता है कि आने वाले समय में उनकी कोई आवाज़ को लोकसभा में उठाए, विधानसभा में उठाए, तो ऐसे लोगों का समाज को चयन करना चाहिए जो टेस्टेड हों, जिनका इतिहास हो, जो बाबा साहब अम्बेडकर के सच्चे अनुयायी हों, बाबा साहब की आवाज़ को वो अपने जीवन भर उठाते रहें, चाहे वो सरकार की नौकरी में रहे हों, चाहे सरकार की नौकरी से बाहर रहे हों, लेकिन उन्होंने अपने आप को हर कदम पर सिद्ध किया। ऐसे लोगों को समाज के हमारे आम और खास की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को विधानसभा में भेजें, राज्यसभा में भेजें, लोकसभा में भेजें, और जिससे कि वो आपकी आवाज़ बन करके समाज का अपनी समाज की आवाज़ को उठा करके समाज के साथ न्याय कराने की पहल कर सकें। तो साहब, लखीमपुर खीरी वाले मामले में क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये तो जो अभी साक्ष्य आ रहे हैं, जो वीडियोस आ रही हैं, वो वीडियोस इस बात का, और सरकार पुलिस की तरफ से भी जो कार्रवाई हो रही है, दोषियों को पुलिस पकड़ने का काम कर रही है। और आने वाले समय में हम उम्मीद करेंगे कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी को निभाएगी और जिम्मेदारी निभाते हुए जो दोषी लोग हैं उनको पकड़ेगी, पकड़ करके उन लोगों को जेल में भेजने का काम करेगी। और ऐसा है कि जिन लोगों के साथ ज्यादती हुई है, जिन लोगों को अभी पिछले दिनों जिनका परिवार ने खो दिया, जिनके जीवन गए हैं, परिवार से जिनके जीवन गए हैं, बहुत ही दुखद एक मतलब यह है कि उनके परिवार के आंसू कैसे पूछे जाएं। सरकार को उन्हें उचित मुआवजा देना चाहिए, उनके परिवार के लोगों को नौकरी देनी चाहिए। और जो लोगों ने ये मैं तो कहूँगा कि ये एक्सीडेंट नहीं, ये हत्याकांड कहिए से, जो कि खड़े हुए लोगों पे गाड़ी चढ़ा देना, चढ़ाने वाला कौन है ये जांच का विषय, बट जिसने भी चढ़ाई है, मैं तो कहूँगा कि ये बहुत पूरी तरह अमानवीय है। भारत के संविधान की धज्जियाँ उसमें बिल्कुल उड़ाई गई हैं, धज्जियाँ बिल्कुल उड़ा दी गई हैं। भारत की जो पुलिस व्यवस्था है उसके सामने सवाल किया गया, न्यायपालिका के सामने सवाल किया गया। मैं उम्मीद करूंगा कि न्यायपालिका भी, हमारी जो मतलब यह है कि पुलिस प्रशासन भी, भारत का हमारे जो लोग सरकार चलाने की जिम्मेदारी जिन लोगों के ऊपर है, वो अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे और जिम्मेदारी को निभाते हुए दोषियों को सजा दिला करके उन लोगों के साथ जिन्होंने जीवन खोया है, उनके परिवार के साथ न्याय करने की पहल करेंगे।